हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सर्विसेज में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो अपकमिंग एग्जाम यूपीपीएससी एई का और एसएससी जेई का आने वाला है। यह इस सीरीज का सेशन 10 है। आप सेशन 1 से 1 से लेकर 9 तक हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पता करना है फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो द रोटेशनल रेजिस्टेंस ऑफ शाफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो रोटेशनल रेजिस्टेंस होता है इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि ये टॉर्जन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? टॉर्जन के बारे में। तो अगर एक शाफ्ट को हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, सपोज दैट ये कोई शाफ्ट है, ठीक है, जो सर्कुलर शाफ्ट है और इसका डायमीटर क्या है? डी है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। अगर इस शाफ्ट पर एक टॉर्क लगाया जाए, दैट इज टॉर्जनल रेजिस्टेंस जो टी है, अगर उसको टी लगाया जाए तो यह कुछ इस तरीके से बेंड होगा। ठीक है, कुछ ऐसा बेंड होगा, तो ये एंगल कैसा क्या बनाएगा? थीटा बनाएगा। ठीक है, और अगर इसकी लेंथ एल है तो इन सभी के बीच में अगर रिलेशनशिप की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा टी अपॉन जे इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर। ठीक है, तो ये होती है हमारी इक्वेशन टॉर्क की। किसकी इक्वेशन होती है? टॉर्क की इक्वेशन होती है। तो क्वेश्चन हमारा यहीं से पूछा गया। अगर इस इक्वेशन से हम एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप ड्रॉ करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर टी हमारा टॉर्क हो गया, जे हो गया अपना क्या हो गया? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जी हमारा हो गया क्या हो गया? जी अपना हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, थीटा हो गया एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, एल हो गई लेंथ शाफ्ट की, टी हो गया शियर, टाउ हो गया अपना शियर स्ट्रेस। ठीक है, और आर तो अपनी हो गई रेडियस शाफ्ट की। तो देखते हैं, तो टॉर्जनल रेजिस्टेंस जो टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टी जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी के। तो देखते हैं टी का जी के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसके बाद एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो टी हमारा यहाँ पर आप देखेंगे तो एंगल ऑफ ट्विस्ट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इसकी, तो टी का आप यहाँ से देखेंगे ये किसके? टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉफ्ट, तो टी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया से यहाँ पर कोई भी रिलेशनशिप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, उससे कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो अगर इनकरेक्ट पूछा है तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आप याद कर लीजिए। यहाँ से या तो न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके यूपीपीएससी ए और एसएससी जेई में भी पूछा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टील से है, स्टील स्ट्रक्चर से है। इसमें पूछ रहा है कि फॉर डिफॉर्म्ड बार, एक ये टर्म यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, द डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस, और एक यहाँ पर ये है इन इन लिमिट स्टेट मेथड सेल बी। तो पूछ रहा है कि डिफॉर्म बार में जो बॉन्ड स्ट्रेस क्या होती है हमारी, वो बतानी है कि इंक्रीज बाई 60% इंक्रीज कर देते हैं, 20% इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं 20%, या इंक्रीज बाई क्या कर देते हैं 40%। तो अगर डिफॉर्म बार की बात करें और उसमें बॉन्ड स्ट्रेस की बात करें, ठीक है, अगर डिफॉर्म बार की बात करें, ठीक है, तो दो केस बनते हैं। एक तो टेंशन का बनता है और एक बनता है कंप्रेशन का। ठीक है, अगर डिफॉर्म बार है और बॉन्ड स्ट्रेस हमें पता करनी है कितनी इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है, तो अगर टेंशन होता है, ठीक है, अगर बार किस में हो? टेंशन में हो, तो 60% इंक्रीज कर देते हैं। कितना इंक्रीज कर देते हैं? 60% इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और इन कंप्रेशन कितना इंक्रीज कर देते हैं? 25% जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में टेंशन या कंप्रेशन तो नहीं बताया है, लेकिन 25 आंसर भी नहीं दिया है। तो हम एज्यूम करेंगे कि ये पूछ रहा है किसके में? टेंशन में पूछ रहा है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि अगर आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे दे, क्या दे दे? ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होते हैं? M20, ठीक है, M25, M30, ठीक है, M35 या M40 भी दे सकता है और एबोव। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेस क्या होती है इसकी वैल्यू पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में।
ठीक है, टाउ बी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो M20 होता है, M20 के लिए होती है 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर M25 की बात करेंगे तो 0.2 इंक्रीज कर दीजिए 1.4। M30 की बात करेंगे तो 1.5, M35 की बात करेंगे तो 1.7 और M40 की बात करेंगे तो 1.9। या आप एक पैटर्न याद कर सकते हैं कि 0.2 इंक्रीज हुआ, फिर 0.1 हुआ, फिर 0.2 और फिर 0.2 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ, एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि अगर कंक्रीट जो है वो M25 है, ठीक है, M25 है, तो हमारी बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी इन टेंशन। तो M25 के लिए बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है 1.4, और कितना इंक्रीज हो जाती है इन टेंशन में 60%, तो 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कुछ हमारा ऐसे आंसर इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये भी याद रख लीजिए, ये केस भी याद रख लीजिए और इसको भी याद रख लीजिए न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में इसका करवाएंगे आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम है जिसकी लेंथ है 25 मीटर। तो देख लेते हैं लेंथ कितनी है उसकी, 25 मीटर। अगर इसको mm में चेंज करेंगे तो कुछ इतना mm हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 mm होता है। आगे क्या लिखा है, द इनिशियल स्ट्रेस इज 1000 मेगा पास्कल। ठीक है, तो इनिशियल स्ट्रेस मान लेते हैं सिग्मा ओ, इसकी वैल्यू है 1000 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल को न्यूटन पर mm स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। आगे लिखा है द स्लिप इन द जैक ड्यूरिंग टेंशन हैज़ बीन। कह रहा है कि स्लिप मतलब एक तरीके का डिफ्लेक्शन। ठीक है, स्लिप की वैल्यू कितनी दी है, अगर इसको डेल्टा माने तो कितनी दी है 2 mm दी है। इफ़ ES, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील ES इज इक्वल टू कितना है 200 गीगा पास्कल। तो सारी यूनिट्स को हमें न्यूटन पर mm स्क्वायर में करना है, तो गीगा पास्कल को अगर चेंज करना होगा तो 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऐसे चेंज करके लिख लेंगे। अगर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज हुआ है। तो पूछ रहा है कि द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू एंकरेज स्लिप। तो लॉस ऑफ हमें प्री स्ट्रेस ड्यू टू एंकरेज स्लिप हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर ये कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या पता होना पड़ेगा, परसेंटेज लॉस पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, तो ये होगा अपना कि कितना जो है अभी लॉस हुआ वो चीज़, ठीक है, डिवाइड बाई इनिशियल स्ट्रेस कितनी थी, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो आइए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, चेंज इन स्ट्रेस, ठीक है, या लॉस ऑफ स्ट्रेस अगर देखनी है तो क्या हो जाएगा, स्लिप डिवाइड बाई बीम की लेंथ इनटू ES। फॉर्मूला याद रखिए, लॉस ऑफ स्ट्रेस जो है हमारा क्या होगा, लॉस ऑफ स्ट्रेस हमारा हो जाएगा स्लिप डिवाइड बाई लेंथ इनटू उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो L की वैल्यू हो गई 25 इंटू 10⁻³ या 1000 इंटू ES की वैल्यू हो गई 200 इंटू 10⁻³। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 25 इंटू 8 करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा 200 हो जाता है, 2 इंटू 8 बचेगा, यानी 16 mm। इतना हमारा स्ट्रेस में लॉस हो रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज लॉस हमारा क्या हो जाएगा 16 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 16 डिवाइड बाई इनिशियल स्ट्रेस हमारी कितनी थी 1000 मेगा पास्कल, तो 1000, ठीक है, इंटू 100, तो 100 से 100 डिवाइड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 16 डिवाइड बाई 10 दैट इज 1.6%, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला पे याद रखिए। और अगर लॉस पूछ ले आपसे एग्जाम में, ये भी चीज़ पूछी जा सकती है, इवन ये भी चीज़ पूछी जा सकती है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। होप सो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हेलिकल स्प्रिंग से है। ठीक है, हेलिकल स्प्रिंग से है, सोम का क्वेश्चन है। इसमें क्या रहेगी, अ क्लोजली कॉइल हेलिकल स्प्रिंग ऑफ राउंड स्टील वायर। स्टील जो वायर है, ठीक है, उसका डायमीटर दिया है D इज इक्वल टू 5 mm। इसके बाद हैविंग 12 कंप्लीट कॉइल्स,
ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉइल्स भी दिया है कि नंबर ऑफ कॉइल n इज इक्वल टू कितना है 12, ठीक है, ऑफ 50 mm मीन डायामीटर कैपिटल D जो है, ठीक है, उसको दिया है 50 mm। अगर इसकी रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस r इक्वल टू क्या होता है D/2, डायमीटर का आधा कर देते हैं, तो 50/2 दैट इज 25 mm, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड W, एक्सियल लोड कितना है, W की वैल्यू जी है 100 न्यूटन। इफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, G इज इक्वल टू कितना है 80 गीगा पास्कल। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इसको न्यूटन पर mm² में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये न्यूटन पर mm² में हो जाएगा। पूछ रहा है कि द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग विल बी, हमें क्या पता करना है, डिफ्लेक्शन कितना होगा स्प्रिंग का जब ये लोड अपना लगेगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर क्लोजली कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है तो 64W इंटू R³ इंटू N डिवाइड बाई, कहीं कहीं स्मॉल n में लिखा होता है, ठीक है, G इंटू D⁴। यहाँ सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होंगे, कुछ नया नहीं होगा। तो 64 इंटू W की वैल्यू 100 सॉरी, इंटू R की वैल्यू हमारी है 25 का क्यूब, इंटू N की वैल्यू हमारी होगी 12, डिवाइड बाई G की वैल्यू होगी 80 इंटू 10⁻³ और इंटू D की पावर 4, D की वैल्यू हमारी कितनी है 5, तो 5 की पावर 4। सिंपल कैलकुलेशन है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपना कितना आ जाएगा 24 mm आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आप जब सॉल्व करेंगे तो फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से D। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन और फार्मूला बेस्ड है, आपकी नॉलेज को चेक करेगा एग्जामिनर। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि 4 स्टेटमेंट दिए हैं और हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इनमें से सही हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल होते हैं क्योंकि हम एलिमिनेशन टेक्निक्स के थ्रू इनको सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है, इफ़ मोर वाटर इज एडेड टू कंक्रीट फॉर इंक्रीजिंग इट्स वर्केबिलिटी इट रिजल्ट इनटू कंक्रीट ऑफ लो स्ट्रेंथ, ठीक है। मतलब जब हम मोटार रेडी करते हैं मिक्सर मशीन में, ठीक है, अगर उसमें हम पानी क्या कर दें, ज़्यादा ऐड कर दें, क्या कर दें, ज़्यादा ऐड कर देंगे तो उसकी वर्केबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। पानी ज़्यादा करने से, क्योंकि स्लम्प की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और कंक्रीट को पानी ज़्यादा होने की वजह से कंक्रीट मतलब बहने लगती है, यानी हम उसको ईजिली जो है वो बीम्स में या स्लैब्स में या कॉलम में क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। पानी कम होने की वजह से हम थोड़ा प्लेसिंग में कंक्रीट को मतलब कास्टिंग में क्या होती है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, यानी वर्केबिलिटी कम होती है। वर्केबिलिटी शब्द से ही पता, अगर हम शब्द से समझें कि वर्केबिलिटी क्या होती है, तो यानी कि अगर वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी तो मतलब हम इजीली काम कर सकते हैं, वर्केबिलिटी कम होगी तो हम मुश्किल से काम कर सकते हैं। तो अगर पानी को ज़्यादा ऐड कर देंगे तो वर्केबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि मसाला हमारा क्या होता है, गीला होता है, मोटा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होता है। अगर पहला हमारा सही होगा तो ऑप्शन या तो ए हो सकता है आंसर, या तो सी हो सकता है। ये दोनों ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप खुद देख सकते हैं कि दूसरा ऑटोमेटिक गलत हो रहा है, यही होती है एलिमिनेशन टेक्निक। तो क्या है, नो स्लम्प इज इंडिकेशन ऑफ गुड वर्केबल कंक्रीट। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर स्लम्प की वैल्यू नो होगी, मतलब स्लम्प की वैल्यू अगर मान लो 0 बता रहा है, कुछ भी नहीं बता रहा है, तो क्या कर रहा है कि इंडिकेशन ऑफ गुड वर्केबल कंक्रीट, ठीक है, यानी कि कंक्रीट क्या होगी, वो अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो हमारा ऑप्शन वैसे भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। थर्ड पढ़ते हैं, हायर द स्लम्प ऑफ कंक्रीट लोअर विल वर्केबिलिटी। तो ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि अगर स्लम्प की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मसाला हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे फैल जाएगा, यानी कि वर्केबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। तो ये हमारा गलत हो जाता है, तो ऑप्शन ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और आंसर डी हमारा, अगर हम ना भी पढ़ें फोर्थ, तब भी हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज, फिर भी पढ़ लेते हैं, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज अफेक्टेड बाय वाटर कंटेंट, यानी कि जितना ज़्यादा वाटर होगा या वाटर सीमेंट रेशियो जिस तरीके से होगा, जिस तरह से होगा, वर्केबिलिटी हमारी उस पर डिपेंड करती है। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा आंसर यहाँ से सी निकल के आ जाता है। ऐसे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, बस अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत होती है।
तो दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। कि दैट्स ऑल फॉर द डे एंड कीप लर्निंग।